हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। हिंदी में से हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सभी क्वाड्रिलेटरल मीन्स सभी चतुर्भुज के लिए वो सही होती है, या फिर उस सभी चतुर्भुज के ऊपर उसको फॉलो किया था, अप्लाई किया जा सकता है। मीन्स ऑल क्वाड्रिलेटरल के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड टर्म हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। फिर उस इंडिविजुअल क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनके साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर या फिर उनके एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स के फॉर्मूले क्या होते हैं कि कौन से क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, कौन से आपस में इक्वल नहीं होते हैं, या फिर कौन 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर हम लोग पेरीमीटर देखेंगे प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल्स के। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो भी हम लोग उसमें टाइप को डिस्कस किए रहेंगे, उन सारे क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। तो हम लोग आगे अपने स्लाइड के ऊपर क्वाड्रिलेटरल्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। बेसिकली चतुर्भुज होता है क्या? मतलब ऐसी ज्यामितीय आकृति, ठीक है, ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि चार भुजाओं से क्या हो, घिरा हो, मीन्स बंद हो। जैसे यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, ये चार भुजा से, एक साइड ये, एक ये और एक ये और एक ये, चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद ज्यामितीय आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले जो इसके इंटरनल एंगल होते हैं, मतलब अंतःकोण जो होते हैं, तो किसी भी चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं उन सबका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जैसे हम लोग ट्राइंगल में डिस्कस किए थे, तो हम लोग उस समय जाने थे कि ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वैसे ही चतुर्भुज के जो अंतःकोणों का योग होता है वो कितना होता है? 360 होता है। अब देखिए, और इसके जो बाह्य कोण होता है उसका भी योग कितना होता है? 360 होता है। तो चतुर्भुज के अंतःकोण का योग भी 360, और बाह्य कोण का भी योग कितना होता है? 360। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, कोई भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ये जो भी आपको इस स्लाइड में हम लोग जो भी फार्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे, वो फार्मूले किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर फॉलो हो जाएंगे, किसी भी चतुर्भुज के ऊपर उसको अप्लाई किया जा सकता है। मान लीजिए इस चतुर्भुज को हम नाम दे देते हैं ABCD, इसे हम लोग नाम दे दिए O। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। ये जो यहाँ से DO आपको साइड दिख रही है, मान लेते हैं कि ये क्या है? एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, और जो OCA है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, और ये जाके पॉइंट O पे मिलते हैं जिसकी वैल्यू क्या है? थीटा। मीन थीटा के, या फिर इसको एंगल DOC इक्वल्स टू थीटा हम लोग लेट के, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2 और सम ऑफ द एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों एंगल्स के मीन्स एंगल ए और एंगल बी के सम का जब हम लोग हाफ करेंगे तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स किसी भी लगातार कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के जो बाइस, जैसे मान लीजिए ये डी है, इसका कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार कोण कहिए या फिर संगत कोण, तो इसका ये लगातार डी के बाद ये सी वाला आ गया, मीन्स एक ही साइड पे है। तो इनके द्विभाजक मीन्स बाइसेप्ट एंगल बाइसेप्टर हो, इसके द्वारा जो भी यहाँ पे एंगल बनाया जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी, जो रिमेनिंग टू एंगल्स है, जो शेष दो एंगल हैं, उनके सम का क्या होगा? हाफ होगा, उनके योग का आधा होगा। इसे हम लोग कह सकते हैं किसी भी दो लगातार कोणों के द्विभाजकों द्वारा बनाया गया कोण अन्य दो कोणों के योगफल का आधा होता है। इतनी बात क्लियर है? ध्यान रहे, जो भी ये यहाँ साइड ड्रॉ किए गए हैं, DO हो या फिर OC, यह दोनों एंगल बाइसेक्टर है। ये DO जो है वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, और OC है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? यह किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर अप्लाई हो सकता है।
सेकेंड प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी दिख रहा है, इतनी बात क्लियर है। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे अल्फा दी गई है, 1 सेकेंड, इसकी वैल्यू यहाँ पे अल्फा और इसकी वैल्यू यहाँ पे थीटा दी गई है, इतनी बात क्लियर। और ये मान लेते हैं ये P है और यहाँ पे एंगल Q है, तो ये जो एंगल P होगा प्लस एंगल जो Q होगा, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस थीटा के इक्वल आएगी, इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका सम जो अदर टू इंटरनल एंगल है उनके सम के इक्वल होगा। मींस चतुर्भुज के किसी भी दो विपरीत बाह्य कोणों का जो योग होता है वो अन्य दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे दो बाह्य कोण कौन से हैं, तो P है और Q है, इनका जो सम है दो अंतः कोण जो अन्य दो बच जा रहे हैं मींस अल्फा और थीटा, इनके इक्वल्स होगा, इतनी बात क्लियर है। ये भी किसी भी चतुर्भुज के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब हम लोग एक थर्ड प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पी क्यू आर एस, ये कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्लियर, जिसमें ये पॉइंट मान लेते हैं ए और ये पॉइंट मान लेते हैं बी। तो जो ए है यह पीएस का मिड पॉइंट है, मीन्स पीएस का मध्य बिंदु है। पीएस का क्या है, मध्य बिंदु है। पीएस बाई 2 करेंगे तो पीए आ जाएगा। और पीबी का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट बी है। तो ऐसे सिचुएशन में जो क्यू एस की वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, क्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ए बी, या फिर ए बी की जो वैल्यू है वो 1/2 मीन्स हाफ ऑफ क्यू एस। इसका मतलब क्या कि चतुर्भुज के किन्हीं दो सन्निकट भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा संगत विकर्ण के समानांतर और उसका आधा होता है। और इतना ही नहीं, ये जो ए बी है वो क्यू एस के क्या होगी, पैरेलल होगी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे ये जो पॉइंट ए है और ये बी है ये मिड पॉइंट्स होने चाहिए, इतनी बात क्लियर। ये भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर अप्लाई हो सकती है। जो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है, इसे हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पी क्यू आर एस। इसका मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस, जिसको आपस में मिला के हम लोगों ने एक नया क्वाड्रिलेटरल बनाया पी क्यू आर एस, एक नया चतुर्भुज बनाया पी क्यू आर एस। तो इसकी जो वैल्यू होगी, या फिर आप ऐसे कहेंगे कि किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, उसके फलस्वरूप जो चतुर्भुज बनता है वो हमेशा क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग समांतर चतुर्भुज को पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए, किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जब आपस में जोड़ के चतुर्भुज बनाया जाता है तो चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, किसी भी लगातार कोणों के द्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण अन्य दो कोणों के योगफल का आधा होता है। फिर हम लोग ने डिस्कस किया सेकंड पे कि चतुर्भुज के किसी भी दो विपरीत बाह्य कोणों का जो योगफल होता है उनके अन्य दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। फिर थर्ड में हम लोग ने डिस्कस किया कि चतुर्भुज की किसी भी दो सन्निकट भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वह संगत विकर्ण के समानांतर होती है और साथ ही क्या होती है, उसके आधा होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि ए बी इक्वल्स टू 1/2 क्यू एस। फिर हम लोग फोर्थ डिस्कस किए प्रॉपर्टी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जब मिड पॉइंट को मिला के हम लोग कोई नया क्वाड्रिलेटर क्रिएट करते हैं तो जो नया क्वाड्रिलेटर बनता है, जो नया चतुर्भुज बनता है, वो चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज। जैसे इस फिगर में हम लोग देखें पी क्यू आर एस, यह कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि स्क्वायर क्या होते हैं, रेक्टेंगल क्या होते हैं, फिर पैरेललोग्राम, फिर हम लोग रंबस पे जाएंगे, फिर ट्रेपेजियम। तो उसमें हम लोग इन सारी चीजों को इंडिविजुअल करके डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए इस स्लाइड पे आपको 5 फिगर दिख रहे हैं जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला आपको जो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर।
इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं वर्ग। जो सेकंड दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं आयत। जो थर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज, जिसका जिक्र अभी हम लोगों ने किया था, समांतर चतुर्भुज। उसके बाद आपको जो ये फोर्थ नंबर जो फिगर दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। और इसे हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। इसे रेक्टेंगल कहते हैं, इसे पैरेललोग्राम कहते हैं, इसे रोम्बस कहते हैं, और इसे ट्रेपेजियम कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब हम इन डिस्कस क्या करेंगे कि इनकी साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर उसके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, और पेरीमीटर, और फिर एरिया। इतनी बात क्लियर है? मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी सी डी कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको स्क्वायर कब बोलेंगे, इस बात को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके सारे साइड आपस में इक्वल होंगे, मतलब सही भुजा आपस में क्या होंगे? समान होंगे, यानी सही भुजाओं की लंबाई क्या होगी? आपस में समान होगी। अब देखिए इसी के साथ साथ हम लोग समचतुर्भुज को भी साथ ही में डिस्कस करेंगे कि समचतुर्भुज क्या होता है, क्योंकि इसी से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ वो भी है। तो वर्ग में भी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, और समचतुर्भुज की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो फिर आप पूछेंगे फिर अंतर क्या होता है? और देखिए इसमें सभी जो अंतःकोण होते हैं चतुर्भुज के, वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। एंगल बी, एंगल सी कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इतनी बात क्लियर है? तो वर्ग के साइड आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं, उनके विकर्ण भी समान होते हैं। विकर्ण क्या है? जैसे यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी बी, ये भी आपस में समान होंगे। पेरीमीटर मीन्स परिमाप क्या होता है? तो परिमाप आपको पता ही है कि किसी भी आकृति का अगर आपको परिमाप पता करना हो तो उनके सभी भुजाओं को आपस में जोड़ दीजिए, जो उसका योगफल लगा हुआ है क्या होगा? उस पर्टिकुलर, उस इंडिविजुअल फिगर का क्या होगा? वो पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पे ए बी डी सी और बी सी और ए बी, तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि वर्ग कब कहेंगे? जब उसके सही भुजा आपस में बराबर होंगे, उसके इंटरनल जो एंगल होते हैं, अंतर जो कोण होते हैं, वो क्या होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। उसके जो डायगोनल्स होने चाहिए आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसकी पेरीमीटर तो कितने ए हो जा रहे हैं? तो 4। तो इसकी पेरीमीटर 4 ए निकल गई। इतनी बात क्लियर है? अब सेकंड हम लोग देखते हैं इसका एरिया क्या होता है। तो एरिया इसका होता है साइड का स्क्वायर, मीन्स साइड इसको यदि हम लोग यहाँ पे ए लेट किए हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे, मीन्स ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। फिर इसके मान लीजिए हमको एरिया ना देके डायगोनल से दिया गया, तब इसका एरिया क्या होगा? सॉरी, साइड ना देके अगर डायगोनल से दिया हो तो फिर एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए एरिया यदि साइड दिया हो तो ए स्क्वायर, लेकिन यदि डायगोनल से दिया हो तो डी स्क्वायर बाई 4 होता है। इतनी बात क्लियर है? और जो डायगोनल्स की वैल्यू होती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है डी सी बी में। तो यहाँ से यदि हम डी सी डी बी को यदि हम लोग डी माने हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट के अंदर 2a स्क्वायर हो जाएगा। जब उससे बाहर निकालेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से तो ए बाहर आ जाएगा, तो √2a। इतनी बात क्लियर है? ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो गई बेसिकली। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे स्क्वायर में सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है? केवल आमने सामने के साइड आपस में इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड आपस में इक्वल होते हैं। ऐसा ये हो गया ए बी सी डी, मीन्स जो डीसी की लंबाई है, डीसी की लंबाई, वही लंबाई क्या होगी? ए बी की होगी। जो लंबाई बीसी की है वही लंबाई किसकी होगी? एडी की। मीन्स इसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। यदि हम ए बी की लंबाई एल मान लेते हैं तो डीसी की लंबाई क्या हो जाएगी? एल। यदि हम बीसी की चौड़ाई मीन्स ये बी मान लेते हैं या फिर लंबाई के, तो ये बी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इसके साइड क्लियर हो गए। अब यहाँ से इसके डायगोनल्स को हम लोग D1 मान लेते हैं, इसे D2 मान लेते हैं। एक्चुअली हम लोग इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे अलग से
सेपरेट वीडियो में, तो उसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम लोग बस यहाँ पे बेसिकली ऐसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। अभी इंडिविजुअली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ से इसकी पैरामीटर यदि फाइंड आउट किया तो पैरामीटर इसका क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, l मल्टीप्लाई बी। तो ये हो जाएगा एरिया और ये हो जाएगा पैरीमीटर। इतनी बात क्लियर है। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो उसका परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके डायगोनल्स की वैल्यू। जैसे यहाँ पे डायगोनल्स की वैल्यू √2a है, तो यहाँ पे डायगोनल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी 90 डिग्री एंगल रहता है इसका, प्रत्येक इंटरनल एंगल कितने का रहता है, 90 डिग्री का रहता है। अब हम लोग थर्ड डिस्कस करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में, मीन्स पैरेललोग्राम के बारे में। बेसिकली पैरेललोग्राम में देखिए क्या होता है कि इसमें जो आमने सामने की भुजा रहती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है, ये R और S। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, जो PQ है या समांतर होगा SR के पैरेलल होगा, जो PS है या पैरेलल होगा किसके, QR के। इतनी बात क्लियर है। PS किसके पैरेलल होगा, QR के पैरेलल होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं आपस में इक्वल होंगे। मींस यहाँ पे जो एंगल यदि थीटा बन रहा है तो एंगल आर भी क्या होगा, थीटा होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, और जो लगातार एंगल होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। मींस लगातार एंगल मतलब एंगल पी और एंगल क्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 180। उसी तरह एंगल आर और एंगल एस, इनका भी आपस में सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते, इसकी साइड के बारे में जान लेते हैं कि जो आमने सामने की भुजा रहती है वो भी आपस में क्या रहती है। जैसे आयत में आमने सामने की भुजा बराबर थी, वैसे समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मीन्स जो आर एस की जो लेंथ है वही पी क्यू की लेंथ होगी, जो एस पी की लेंथ है वही क्यू आर की लेंथ होगी। इतनी बात क्लियर है। तो फिर डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो अंतः कोण होता है वो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में इंडिविजुअल इंटरनल एंगल 90 डिग्री क्रिएट नहीं करता है। पहली बात ये हो गई। फिर हम लोग यहाँ पे डायगोनल देखे हैं कि रेक्टेंगल का डायगोनल आया अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग देखते हैं समांतर मीन्स पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, मीन्स ये पी आर दिख रहा है या फिर एस क्यू दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं सीधे। इसका फॉर्मूला है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a क्या है और b क्या है, तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के साइड है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं समचतुर्भुज के बारे में, मीन्स रोम्बस के बारे में। तो देखिए इसमें भी सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल। आप चाहे तो इसको रिलेट कर सकते हैं स्क्वायर से, ठीक है, कि स्क्वायर के भी सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। और रेक्टेंगल को आप रिलेट कर सकते हैं समांतर चतुर्भुज से, क्योंकि रेक्टेंगल में भी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, और पैरेललोग्राम भी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। हाँ, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि 90 डिग्री एंगल का, कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में जो इंटरनल एंगल्स होते हैं आपस में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पे जो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है और जो रोम्बस है, इनके इंटरनल एंगल इंडिविजुअल 90 डिग्री एंगल क्रिएट नहीं करते हैं। अब समचतुर्भुज की साइड की विशेषता हम लोग जान गए कि इनके सभी साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें भी सेम प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में था एंगल्स को लेके, तो एंगल्स की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का हो या फिर रोम्बस का हो, दोनों आपस में सेम होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ए बी सी और ये डी है,
तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे, मीन्स अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी था पैरेललोग्राम में भी, कि यहाँ भी अपोजिट एंगल क्या रहते थे, सेम रहते थे। तो वैसे एंगल डी भी और एंगल बी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या था, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला था, पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में। क्योंकि यहाँ पे सभी साइड्स आपस में इक्वल नहीं थे, तो एक ये था और एक बी था, लेकिन यहाँ पे सभी साइड आपस में इक्वल है, तो जहाँ बी है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए। जब हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर और ये 2 है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 4a स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर यह इक्वल हो जाएगा 4a स्क्वायर के। तो यहाँ से इसके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया का फॉर्मूला था 1/2 d1 इंटू d2, मीन्स जो रोम्बस होता है उनके जो डायगोनल्स होते हैं उनके प्रोडक्ट का यदि हम हाफ कर दें तो उस इंडिविजुअल जो रोम्बस है उसकी एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे इसके क्या कहते हैं एरिया को डिस्कस नहीं किया है, जो पैरेललोग्राम है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, क्या है, एक यही है जो कि अलग होता है, ए बी साइन थीटा पैरेललोग्राम का होता है। हम लोग देखते हैं ट्रेपेजियम के बारे में, समलम चतुर्भुज के बारे में। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि पैरेललोग्राम में जो आमने सामने के साइड होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, चाहे पैरेललोग्राम हो या फिर चाहे रोम्बस हो, दोनों का प्रॉपर्टी सेम है साइड को लेके कि आमने सामने के साइड आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेपेजियम में एक कंडीशन आ जाता है कि ट्रेपेजियम में कोई एक ही साइड आपस में आमने सामने क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सभी नहीं। जैसे मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल हो गया यहाँ पे सी डी के। तो अब ए सी और बी डी आपस में पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि यदि ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो फिर या तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, नहीं तो रोम्बस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सिर्फ एक ही साइड अपने अपोजिट साइड के पैरेलल हो सकता है, किसमें, ट्रेपेजियम में, समलम चतुर्भुज में। इसके इसके एरिया की वैल्यू क्या हो, जैसे मान लेते हैं कि यदि ये ए है, ठीक है, और यह इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है और इसकी लेंथ डी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2। हम मान लेते हैं इसकी हाइट क्या है, h है, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई एच, इसके एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। a प्लस बी कब लेंगे, मीन्स इसके एरिया का फॉर्मूला यही होता है कि जो दो एक दूसरे की समांतर भुजा हैं उनका योग, सॉरी उनका योग और किसके साथ उसका गुणनफल होना चाहिए, तो हाइट के साथ। तो वही वहां से एरिया की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है बहुत ही आराम से। अब इसके डायगोनल्स की हम लोग देख लेते हैं कि डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रेपेजियम में। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, मान लेते हैं ये d1 है और ये d2 है, AD D2 है और BC क्या है, D1 है। तो इसका जो स्क्वायर होगा सभी भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो सही भुजाओं के नहीं, मतलब ऐसे देख लीजिए, जैसे C और ये D, C जो पैरेलल नहीं उनका स्क्वायर का सम चाहिए, तो C स्क्वायर D स्क्वायर, प्लस जो पैरेलल है उनका प्रोडक्ट चाहिए और उसका 2 टाइम्स चाहिए, तो 2 टाइम्स अब प्रोडक्ट A अब B है तो AB हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया इस स्लाइड के ऊपर कि ट्रेपेजियम के डायगोनल्स के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस कर लिया कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और फिर ट्रेपेजियम, इनके साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अब इन 500 क्वाड्रिलेटरल को हम लोग इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।